अच्छा जी, इस प्रोग्राम में आपने दो नंबर्स इनपुट करने हैं और इनपुट करने के बाद उन नंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो जाएंगी, यानी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए जो फ्लो चार्ट बनाया गया है, देखें, इनपुट x और y, यानी x एक वेरिएबल हो सकता है, y एक वेरिएबल हो सकता है। इनके अंदर हमने जो x के अंदर वैल्यू इनपुट करनी, y के अंदर वैल्यू इनपुट करनी है और फिर उन वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने y की वैल्यू को x के अंदर भेजना है और x की वैल्यू को y के अंदर भेजना है। इसको कहते हैं स्वैप द वैल्यूज़, यानी आपने स्वैपिंग कर देनी, इंटरचेंज कर देना वैल्यूज़ को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी लॉजिक की जो ज़रूरत है कि आपने किस तरह से जो इसको स्वैप करना है। इसने क्या किया है कि इसने एक वेरिएबल और ले लिया है टेम्प के नाम से और x की वैल्यू को टेम्प के अंदर स्टोर कर दिया है। तो x की वैल्यू जो है वो टेम्प के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है, यानी वो सेफ हो गई है। अब हम x इक्वल टू वाई करेंगे तो y की वैल्यू x के अंदर चली जाएगी। देखें, अगर ये स्टेप नहीं करते तो हम जब ये लिखते हैं x इक्वल टू वाई तो y की वैल्यू x के अंदर चली जाती है, तो जो x की वैल्यू थी वो तो लॉस हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये स्टेप करने से पहले x की वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ताकि हम इस x की वैल्यू को, जिसको हमने टेम्प के अंदर स्टोर किया है, y की वैल्यू को x के अंदर स्टोर करने के बाद y इक्वल टू टेम्प कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू किसके अंदर थी, टेम्प के अंदर थी। तो इस तरह से हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को तीसरे वेरिएबल की मदद से स्वैप किया है, यानी x को पहले किसी एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया और फिर x के अंदर y की वैल्यू को स्टोर कर दिया, और y के अंदर x की वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, वो जो हमने x की वैल्यू पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर की थी उसको हमने y के बराबर कह दिया। लिहाजा अब ये x और y की आपस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी, और दोबारा से हम इसको प्रिंट आउट करवा देंगे। तो यहाँ पर पहले x और y की जो हमने वैल्यूज़ दी थी उनको जो वो डिस्प्ले किया गया, और उसके बाद स्वैप करने के बाद फिर अगेन x और y की जो वैल्यूज़ थी अपडेटेड उनको जो वो प्रिंट आउट कर दिया गया। अब ये जो स्टेप्स हैं इनको सिंपली जो यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर लिख दिया गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने डेव C++ के अंदर काम करना है तो आपको हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम ओनली लिखना है, उसके बाद corner.h लिखना है। उसके बाद आपने अगर डेव C++ में काम करना है तो आपने एक और लाइन जो वो यहाँ पर फीड करनी है, जो कि मैंने आपको बताई थी, यूजिंग नेम स्पेस std सेमी कॉलन, ये लाइन जो आपने यहाँ पर फीड कर लेनी है। अगर आप टर्बो सी के एडिटर में काम कर रहे हैं तो आपको ये लाइन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये प्रोग्राम जो बनाया गया ये टर्बो सी के लिहाज से ही बनाया गया है। बाकी आप कोई चेंज जो वो आपको नहीं करना, सिर्फ डेव C++ के अंदर क्लियर स्क्रीन और गेट करेक्टर को हम यूज़ नहीं करते। टर्बो सी का जो एडिटर है उसके अंदर हमें इन फंक्शंस को यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पर कहा था कि इनपुट करनी है, यानी दो वेरिएबल्स के अंदर इनपुट करनी है, और फिर अगर आप देखें तो आगे एक थर्ड वेरिएबल भी डिक्लेयर किया गया है। तो हमने एट द स्टार्ट तीन वेरिएबल्स ले लिए, इंटीजर a, b, टेम्प। आप टेम्प की जगह c भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तीन वेरिएबल्स बस आपने लेने हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी जो वो इनको डिक्लेयर कर लें। फिर उसके बाद स्क्रीन को क्लियर किया है। फिर उसके बाद पहला जो मैसेज यूज़र को जाएगा वो ये जाएगा, सी आउट एंटर द फर्स्ट नंबर, कि पहला नंबर जो वो एंटर करें। उसके बाद सी इन की कमांड है, मैंने ये आपको कल जो वो इनपुट लेना सिखाई थी कि आपने किस तरह से जो वो इनपुट करनी है। बड़ा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपने जब यूज़र को कोई मैसेज देना है तो सी आउट की कमांड यूज़ करनी है, जब आपने इनपुट लेनी है तो आपने सी इन की कमांड को यूज़ कर लेना है। उसके बाद
सिंपली जो अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सी आउट की कमांड जो एंटर की गई है यहाँ पर, जो इनपुट द नंबर एज, कि आपने दो नंबर इस तरह से एंटर किए हैं, पहला ए है और दूसरा बी है, तो ए और बी की जगह पर तो ये दो नंबर्स आ जाएंगे और बाकी जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा गया है वो वैसे का वैसे ही यहाँ पर हमें नज़र आएगा। फिर उसके बाद हमने अपनी लॉजिक को जो वो यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि हम स्वैपिंग किस तरह से करते हैं। तो हमने सबसे पहले ए की वैल्यू को ये टेम्प का जो वेरिएबल लिया इसके अंदर स्टोर कर दिया, तो हमारी ए की वैल्यू सेव हो गई। उसके बाद हमने कहा ए इक्वल टू बी, कि बी की वैल्यू को ए के अंदर स्टोर कर दिया जाए। और अब बी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, हमारे ए की वैल्यू टेम्प के अंदर स्टोर थी, तो हमने टेम्प को जो बी के इक्वल कर दिया। और उसके बाद अगेन इसी लाइन को दोबारा हमने लिखा, ये मेक श्योर करने के लिए कि दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोग्राम है, आपको थोड़ा सा वो वेरिएबल्स की असाइनमेंट्स के हवाले से बताना चाहता है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के अंदर किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, या एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के साथ जो किस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। जब आप ये काम करते हैं तो इस वेरिएबल की जो पुरानी वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो नई वैल्यू होती है वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर करती जाती है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी यही स्टेप हुआ है कि जो बी की वैल्यू थी वो ए के अंदर स्टोर कर दी गई है और ए की जो पुरानी वैल्यू थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसीलिए हमने ये पहले स्टेप जो ये परफॉर्म कर लिया कि ए की वैल्यू को हम सेव कर लेते हैं टेम्प के अंदर, क्योंकि जब ए इक्वल टू बी करना है तो ए की पुरानी वैल्यू लॉस हो जानी है और बी की जो वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर हो जानी है। लिहाजा बी की वैल्यू तो ए के अंदर चली गई, तो अब बी के अंदर ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, ए की वैल्यू हमने टेम्प के अंदर स्टोर की थी तो वो यहाँ पर स्टोर कर दी जाएगी बी के अंदर। जी क्लास अब क्लियर हो गया है, ये आपका जो क्वेश्चन था। जी सर हो गया, लेकिन ये बता दें कि पेपर में किस पैटर्न पे लिखना है, कि डेव के साथ आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी लिख लें। अगर आपने टर्बो सी की कोडिंग जो वो यूज़ करनी है तो आप लिख लें ऊपर कि टर्बो सी की के एडिटर के लिहाज से ये कोडिंग की गई है। अगर आप डिव सी प्लस प्लस का कोड लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बता दें कि डिव सी प्लस प्लस के अंदर जो वो ये कोड जो वो इस तरह से लिखा जाएगा। दोनों जो वो एक्सेप्टेबल होंगे। उन्होंने सिर्फ आपकी लॉजिक जो वो चेक करनी है, बाकी चीज़ों को मेरा ख्याल है वो स्किप कर देंगे। मेथड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का चेंज है, बाकी और कोई चेंज नहीं। मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने दोनों का कंपैरिजन किया था कि किस तरह से आपने डिव के अंदर स्ट्रक्चर अपनी सी का जो है वो बनाना है और टर्बो सी के अंदर आपने अपना सी का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है। दोनों के अंदर मैंने आपको बता दिया था। सर एक वहाँ से नहीं हो सकता हम जो लास्ट वाली सी आउट है उसकी जगह ए की जगह बी लिख दें, बी की जगह ए लिख दें। यहाँ पर वो तो सिर्फ डिस्प्ले होगा, लेकिन उसने जो आपको कहा है कि स्वैप द वैल्यूज़, उसने ये नहीं कहा कि डिस्प्ले के अंदर जो वो आप वैल्यूज़ को जो वो स्वैप करें। उसने कहा वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने स्वैप करना है। आप यहाँ पर लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर में तो उसको नज़र आ ही रहा है कि आपने वैल्यूज़ तो स्वैप नहीं की ना। आपने तो सिर्फ यहाँ पर ए की जगह जो बी लिख दिया और बी की जगह ए लिख दिया, लेकिन वेरिएबल्स के अंदर तो वैल्यूज़ वैसे ही चेंज है ना। उसने तो आपकी लॉजिक जो हो चेक करनी कि आपने लॉजिक क्या बनाई है। ओके सर पेपर में भी ऐसे लिखना है, प्रोग्राम फिर फ्लो चार्ट फिर उसकी आउटपुट। हाँ जी, आपने फ्लो चार्ट भी बनाना है और उसकी आउटपुट भी बनानी है। आपने आउटपुट बेशक ना बनाएं, फ्लो चार्ट बना लें और उसका प्रोग्राम लिखते हैं, बस इतना काफ़ी है। आउटपुट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको।
आगे चलेंगे। सर ये फ्लो चार्ट लाजमी है कि अपनी तसल्ली के लिए बनाना? बच्चे वो फ्लो चार्ट आपको कहता नहीं है, लेकिन बेटर वे ये है कि आप बना लें, आपकी स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसको बनाने के बगैर, अगर आपके स्टेप्स क्लियर हैं तो आप बेशक ना बनाएं, क्योंकि उसने ओके सर। लिखा हुआ होता है राइट अ प्रोग्राम दैट, कि आपने प्रोग्राम लिखना है। अगर वो कहता है राइट अ फ्लो चार्ट या वो कहता है राइट एन एल्गोरिथम, तो फिर तो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट लाजमी है। लेकिन वो मैंने आपको दोनों पेपर्स बताए थे जिसमें वो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कहता है। इससे नेक्स्ट देख लें जी। इससे नेक्स्ट वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स, स्वैप दीज वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहाँ पर तो आपने एक थर्ड वेरिएबल लिया था ये टेम्प का, तो बआसानी जो हो आपने इसको स्टोर करके और फिर इनको स्वैप कर दिया। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें वो ये कहता है कि बगैर थर्ड वेरिएबल को, यानी ये जो टेम्प का वेरिएबल है इसके बगैर आप किस तरह से ए और बी की वैल्यूज को स्वैप करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। वो फॉर्मूला क्या यूज़ किया गया है ये देख लें। यहाँ पर x और y, यहाँ तक तो प्रोग्राम वही ऊपर वाला है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया कि ऊपर वाले प्रोग्राम में x की वैल्यू अलग ली गई थी और y की वैल्यू अलग ली गई थी। दो दफ़ा सी आउट सी इन को जो यूज़ किया गया था, यहाँ पर वन टाइम ही जो सी आउट और सी इन को यूज़ कर लिया गया है। आपको मैंने बताया था आप इकट्ठी वैल्यूज़ भी जो इनपुट कर सकते हैं। तो आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर एंटर की प्रेस करनी है, फिर उसके बाद y की वैल्यू लिखनी है और फिर एंटर की प्रेस कर देनी। तो ये इन दोनों के अंदर आपकी x और y की वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसने कहा कि ओरिजिनल वैल्यूज़ इन x, ये लाइन वैसी की वैसी आएगी। x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएंगी। उसके बाद फॉर्मूला क्या लगाया गया है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। x के अंदर देखें यहाँ पर 2 है और y के अंदर 3 है, तो x के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 5 स्टोर हो जाएगा। x के अंदर 5 स्टोर हो गया। उसके बाद आपने कहा कि y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, x के अंदर 5 स्टोर है, सो 5 माइनस y की वैल्यू है 3, तो 5 माइनस 3, तो y के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। समझ में आया ये वाला स्टेप? जी सर। और उससे नेक्स्ट क्या होगा, x में 5 स्टोर है तो 5 माइनस वाई। अब यहां पर y की वैल्यू जो है वो 3 नहीं है बल्कि 2 है, क्योंकि जब आपने 5 माइनस 3 किया तो y की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। सो 5 माइनस 2 होगा तो x की वैल्यू क्या यहां पर हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखें दोनों वैल्यूज क्या हो गई हैं, वो स्वैप हो गई हैं। तो ये जनरल सा फॉर्मूला है, बगैर थर्ड वेरिएबल को लिए अगर आप दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्वैप करना चाहते हैं तो आप बआसानी इसको स्वैप कर सकते हैं बगैर थर्ड वेरिएबल के। सर जी। इसका थर्ड स्टेप दोबारा करवाइएगा। थर्ड स्टेप में ये देखें, ये है कि पहला स्टेप क्या है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स के अंदर जो 2 स्टोर था, y के अंदर 3 स्टोर था, और दोनों जो जब ऐड होंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो गई। अब अगले स्टेप के अंदर क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स के अंदर है 5 और y के अंदर क्या है, y के अंदर ये 3 है, तो 5 माइनस तो y के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया। अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में वो कहता है कि x किसके बराबर होगा, x
के अंदर 5 है, x माइनस वाई, 5 -2 होगा तो x के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये देखें कि x और y की वैल्यू स्वैप हो गई ना, पहले x के अंदर 2 था और y के अंदर 3 था, अब x और y के अंदर क्या स्टोर हो गया है, 3 और 2। तो ये एक जनरल फार्मूला है मैथमेटिक्स, मैथ का आप मैजिक समझ लें इसको, कि इस तरह से इन दोनों की वैल्यूज़ स्वैप हो जाती हैं। आप यहाँ पर जो मर्जी वैल्यूज़ जो होगा x और y के अंदर स्टोर कर लीजिएगा, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो दोनों की वैल्यूज जो है आपस में स्वैप हुई होंगी। जी समझ आ गया? यस सर। सर ये वैल्यूज हमने जो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आपने जब अपना प्रोग्राम रन करना है ना, रन करने के बाद आपने अपनी मर्जी से वैल्यूज इनपुट करनी है। ठीक है सर। उसके बाद अगला प्रोग्राम देखें जी। अगला प्रोग्राम है कि आपने डिस्टेंस इनपुट करना है जितना कि आपने ट्रेवल किया है, और आपने उस व्हीकल की स्पीड जो है वो इनपुट करनी है। और वो क्या कैलकुलेट करेगा कि वो कहता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन एंड डिस्प्ले इट। अब आपने देखें डिस्टेंस एंटर करना है, टाइम एंटर करना है, डिस्टेंस एंटर करना है और स्पीड एंटर करनी है, और उसने आपको टाइम जो कैलकुलेट करके देना है कि कितनी देर में आप जो उस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें इंट की बजाय क्या लिया गया, डबल लिया गया, क्योंकि डिस्टेंस जो वो ज़्यादा हो सकता है, स्पीड जो वो ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर जो वो डबल को जो लिया गया है। एंटर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन माइल्स, आपने डिस्टेंस जो हुआ इनपुट कर दिया, फिर उसके बाद आपने स्पीड जो व्हीकल की एंटर कर दी, और टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फार्मूलाज, ये आपकी लॉजिक है। अगर आपको ये नहीं आती होगी तो आप प्रोग्राम नहीं बना सकेंगे। इसलिए ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से जो आप इन चीज़ों को जो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज़ें जो वो आपने लर्न करनी है। सर ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ फिजिक्स में फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम साइड पे आ गया, स्पीड उसी साइड पे जाके डिवाइड हो गई। जी बिल्कुल, पढ़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह से और भी आगे फार्मूलाज आएंगे जो कि वो आपसे पूछेगा। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इनपुट और आउटपुट का चैप्टर है कि आपने सी में इनपुट किस तरह से करनी है, और आपकी जो लॉजिक है, जो फार्मूला है, उसको कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको डिस्प्ले किस तरह से करना है। इस सारी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ यही जो वो आपको प्रैक्टिस दी गई है। अगर आपको ये करनी आ जाती है तो आप समझ लें कि आपको 50% जो वो प्रोग्राम बनाना आ गया है। जो आपको लास्ट पेपर के अंदर जो प्रोग्राम दिया गया था वो इसी से रिलेटेड था, जिसमें वो ये कहता है कि आपने एम्प्लॉइज़ की जो वो सैलरी एंटर करनी है, और उसका जो उसका ओवर टाइम है वो आपने एंटर करना है। तो अगर इतने घंटे से ज़्यादा उसने काम किया है तो फिर उसको इतने % और जो वो आप सैलरी दे दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो वो इनपुट का और आउटपुट का जो वो क्वेश्चन था कि आपने ये इनपुट करनी है, आपने लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है कि किस तरह से आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद आपने उसको डिस्प्ले कर देना। तो बड़ा ही सिंपल जो सवाल था वो। अगर आप ये चीज़ें अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपने अपनी लॉजिक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो यही जो वो आपका 50% जो वो आपको पता चल जाएगा कि हमेशा पहले इनपुट की जाती है, इनपुट के बाद जो वो फार्मूला लगाया जाता है, और फिर उसके बाद जो हम अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं। बहुत सौ की जो वो ये लॉजिक ही नहीं क्लियर हो पाती, वो समटाइम ये फार्मूला सबसे ऊपर जो वो दे देते हैं, उसके बाद जो वो इनपुट कर रहे होते हैं, फिर बाद में आउटपुट दे रहे होते हैं, तो वो गलत हो जाता है सारा। तो ये बार बार वो आपकी प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा है कि आप पहले
इनपुट के लिए जो वेरिएबल्स आपको चाहिए, आपको पता चले कि आपने इनपुट करनी कितनी है और आपका रिजल्ट जो है वो कितने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होना है, वो उनको एट वंस आप डिक्लेयर कर लें। फिर आप इनपुट परफॉर्म करें, फिर उसके बाद अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें और फिर उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट है उसको डिस्प्ले कर दें। ये फॉर्मूला जो मैंने लास्ट टाइम आपको सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये भी उसी से जो रिलेट कर रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये गालिबन ट्रायंगल का एरिया जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि 1/2 डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब इसमें देखें वो कहते हैं इनपुट बेस एंड हाइट। तो बेस और हाइट की दो वेरिएबल्स होंगे और तीसरा वेरिएबल कौन सा होगा, एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया के नाम से ले लिया जाएगा। देखें यहाँ पर ये बेस और हाइट लिए गए और तीसरा जो है वो एरिया का वेरिएबल ले लिया गया। आप तीनों की जो डेटा टाइप है वो डबल भी जो वो ले सकते हैं, ये तीनों को जो है वो आप फ्लोट भी ले सकते हैं। चूँकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू जो वो हमेशा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसलिए एरिया की जो डेटा टाइप है वो डबल ली गई है। बेस आपने जो वो एंटर की है 10.5 और उसके बाद जो हाइट आपने एंटर की है 5.4, दोनों को उसने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 की बजाय यहाँ पर क्या कर लिया उसने 0.5 कर लिया, क्योंकि 1 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.5 भी आता है ना, आप 1/2 भी कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद एरिया को जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। ये जो उसने सेट परसेंट वगैरह लिखे हुए हैं ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वैसे ही जो इसको स्किप कर दें और एरिया जो वो आपने बस जो यहाँ पर प्रिंट आउट करना है। परसेंट वगैरह जो आपने यहाँ पर सेट नहीं करने, ये बेसिकली डेसिमल की वैल्यू होती है कि डेसिमल के बाद जो कितने डिजिट्स जो वो आएंगे, तो ये उसने सेट परसेंट का फंक्शन लगाया हुआ है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो लगा लें। यहाँ पर अगर 3 कर देंगे तो इशारे के बाद 3 नंबर्स तक आपको रिज़ल्ट शो करवाया जाएगा। अगर आप 4 कर देंगे तो इशारे के बाद 4 नंबर्स तक आपको रिज़ल्ट शो करवाया जाएगा। तो इसलिए जो उसने ये सेट परसेंट में 2 लिखा है, तो इशारे के बाद जो 2 नंबर्स जो है वो 2 डिजिट्स जो वो आपको शो करवाए जाए। तो ये जो उसने फ्लो चार्ट बनाया, इसमें देख लें ये इनपुट के लिए कौन सी पैरेललोग्राम उसने यूज़ किया है, इनपुट बेस और हाइट। फिर उसके बाद उसने कैलकुलेशन के लिए जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोसेसिंग बॉक्स यूज़ किया और फिर उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दिया। जी क्लियर है ये सबको? यस सर। जी सर जी। यस सर। उसके बाद ये भी सिर्फ कैलकुलेशन थी। वो कहता है कि इनपुट करना है आपने सेकंड्स में और वो उसको कन्वर्ट करेगा आवर्स के अंदर, मिनट्स के अंदर और फिर सेकंड्स के अंदर। यानी ये जो उसने यहाँ पर ली है वैल्यू, ये उसने सेकंड्स के अंदर ली है और इन सेकंड्स को उसने बताया है कि ये इतने सेकंड्स को अगर हम घंटों के अंदर कन्वर्ट करें तो कितने घंटे बनते हैं, कितने मिनट्स बनते हैं और कितने सेकंड्स बनते हैं। तो ये भी ये आपकी लॉजिक थी कि किस तरह से जो आप इसको जो कन्वर्जन करते हैं। किसी ने ट्राई किया, स्टूडेंट ने, किसी ने ये? जी सर। जी सर। 3600 सेकंड होते हैं ना, तो अगर आवर ले लें तो सेकंड जो है वो 3600 सेकंड से डिवाइड तो नहीं ना होंगे, वो तो मल्टीप्लाई हो होते हैं। ये 1 आवर इज इक्वल टू सेकंड बाय ये लिखा हुआ है 3600। देखें ये जो सेकंड्स है ना, वो कहता है कि आप देखें कि अगर आप कैलकुलेट कर लें कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स बनते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स बनते हैं, तो वो गालिबन 3600 जो वो बनते हैं। आप कैलकुलेटर से इसको अगर कैलकुलेट करके देखें कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 होते हैं और 60 को आप मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, यानी 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स हो गए और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हो गए।
तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, वो 3600 सेकंड होते हैं। तो आपने अब मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने डिवीजन करनी है, तो वो आपको बताएगा कि 5300 के अंदर अगर आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपको बताएगा कि ये कितने आवर्स बनते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो डिवाइड का साइन होता है ये आपको जो डिविजिबल वैल्यू होती है वो देता है, जबकि ये जो मॉडुलस का साइन होता है ये जो रिमाइंडर बचता है ना पीछे, वो आपको देता है। कल वाला प्रोग्राम मैंने करवाया था ना आपको, तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो 5300 को अंदर रखें और 3600 को बाहर रखें, तो 3600 1 जा 3600 डिवाइड करके देखें नीचे क्या बचता है। जो नीचे बचता है वो जो आपके सेकंड्स बकिया बच जाएंगे, जिनको हमने फर्दर मिनट्स के अंदर डिवाइड करना है, और जो 1 होगा वो आपका ये इंच के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। ये अभी अगेन मैं मीटिंग को जो स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं आपको इसका प्रोसीजर यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कन्वर्जन होनी है।